हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चौथा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमें जानना होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने ही सिमिलर हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलो अल्केन्स के अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, जिसके कारण उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बात करें C2H5Cl और C2H6, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो जो C2H5Cl होगा उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी? हाई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हेलो अल्केन का मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक तरफ प्लस चार्ज और दूसरी तरफ माइनस चार्ज। उसी तरीके से इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी प्लस माइनस आ जाएंगे, और प्लस माइनस आने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली जुड़े होंगे, और मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं तो इनको दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स की साइज़ है वो जितनी बड़ी होती है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उतना हाई होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2Cl, अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम है या जिसकी साइज़ बड़ी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर साइज़ बड़ी है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी हेलो अल्केन में बड़े साइज़ का हैलोजन लगा हुआ है तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होगी। जैसे एक एग्जांपल है CH3 CH2Br और दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2Cl। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जिस मॉलिक्यूल में ब्रोमीन प्रेजेंट है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हाई होगी, क्योंकि ब्रोमीन की साइज़ क्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा है, और साइज़ ज़्यादा होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में ब्रांचेस पाए जा रहे हैं तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल एक लिया जाए, यह है क्या? क्लोरोब्यूटेन। और एक और एग्जांपल लिया जाए, ये क्या है? ये 2-क्लोरोब्यूटेन है। अगर दो आइसोमर्स हैं जिनमें एक में ब्रांच प्रेजेंट है और दूसरे में ब्रांच नहीं है, तो ऐसा आइसोमर जिसमें ब्रांच नहीं है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हमेशा हाई होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर इनके पास बिल्कुल सीधी चेन है तो इसका एक और मॉलिक्यूल्स इसके साथ आके बहुत आसानी से अटैच हो सकता है, लेकिन अगर इसमें एक और मॉलिक्यूल आकर इनका अटैच हुआ तो ब्रांचिंग के कारण ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे, और अगर स्ट्रांगली अटैच नहीं होंगे तो फिर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर बात कर लें हेलो एरीन्स के केस में, तो अगर कोई डाई हेलो एरीन है, डाई हेलो एरीन यानी जिसके पास दो हेलोजन है, तो या तो वो आर्थो के फॉर्म में हो सकता है या फिर पैरा के फॉर्म में हो सकता है। दोनों मॉलिक्यूल क्या है? डाई ब्रोमोबेंजीन। डिफरेंस क्या है इसमें? 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन है और ये 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक आर्थो पोजीशन पर है और दूसरा पैरा पोजीशन पर है, तो जो पैरा आइसोमर है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हमेशा हाई होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत आसानी से बहुत स्ट्रांगली अटैच हो पाएंगे, और अगर स्ट्रांगली अटैच होंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी की। अगर हेलो अल्केन्स की डेंसिटी की बात करें तो किसी भी हेलो अल्केन्स में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होंगे, या फिर जितने ज़्यादा हैलोजन आइटम्स होंगे, या फिर बड़े साइज के हैलोजन्स होंगे, उनकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए CH3 CH2 CH2Cl, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2Cl। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे, उनकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Br और CH3 CH2Cl। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बड़े साइज़ का हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी। यानी किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने पर या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ने पर या फिर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ने पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो हैलो अल्केन्स होते हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, ईजिली सॉल्युबल होते हैं। ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो अगर हैलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल हैलो अल्केन के हैलोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद चला जाए, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 तरीके से होता है। अगर हैलो अल्केन की बात करें तो क्या होगा, कार्बन के साथ एक हैलोजन जुड़ा होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो कहाँ अटैक करेगा, अगर कार्बन और हैलोजन की बात करें तो हैलोजन पे आएगा पार्शियल माइनस और कार्बन पे आएगा पार्शियल प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल यानी ऐसे स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंस है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसको पॉजिटिव मिले। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर अटैक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने पे क्या होगा, हैलोजन पे आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। अब जब कार्बन पे एक बार प्लस आ गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया पहला तरीका जिसे हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड वैसे ही हो, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करे पीछे की तरफ से। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे पीछे की तरफ से अटैक करे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू होगा, ये कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो हमें एक एक करके इन मैकेनिज्म को समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म की। अब अगर बात करें SN1 मैकेनिज्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जो SN1 मैकेनिज्म है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ हैलो अल्केन के कंसंट्रेशन पे, सिर्फ हैलो अल्केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो आपका हैलो अल्केन है, हैलो अल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और अगर कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड को कौन लेगा, हैलोजन लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब अगर हैलोजन ने बॉन्ड को ले लिया तो Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा और माइनस Cl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। कार्बन के ऊपर आएगा प्लस और कार्बन क्या बना देगा, कार्बोकेटायन बना देगा। कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज होता है तो उस स्पीसीज को कहा जाता है कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन यहाँ पे है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो। अगर यहाँ पे हम हैलो अल्केन की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। एक कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और एक क्लोरीन जुड़ा है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक मेथिल ग्रुप, इस तरफ एक Cl ग्रुप, इधर एक CH3 और इधर एक CH3। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। अब मान लो अगर ये जो है ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अब कार्बन के पास क्या बचेंगे, 3 मेथिल ग्रुप बचेंगे। और अगर 3 मेथिल ग्रुप बचे हैं तो अरेंज हो जाएंगे एक प्लेन पर, प्लेनर बनाएंगे। यानी कार्बन के ऊपर CH3, फिर CH3 और इधर CH3, एक ही प्लेन पर कार्बन और तीनों मेथिल ग्रुप आ जाएंगे और सबके बीच की जो एंगल होगी वो होगी 120 डिग्री। अब अगर कार्बन और सारे मेथिल ग्रुप एक ही प्लेन पर हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है वो हो सकता है सामने से अटैक करे या फिर हो सकता है बैक साइड से अटैक करे। तो अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा तो कार्बन के साथ जो 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं वो पीछे की तरफ झुक जाएंगे, और पीछे की तरफ झुक जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा।
लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो कार्बन के साथ जो मेथल ग्रुप जुड़ा है वो कहाँ झुक जाएंगे, आगे की तरफ। और अगर आगे की तरफ झुक गए तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मिलेगा। यानी अगर SN1 मैकेनिज्म है तो जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो चूँकि प्लेनर है, और कार्बोकेटायन प्लेनर है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर बैक साइड से अटैक किया तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये जो कार्बोकेटायन है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही आसानी से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर पाएगा, और जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतनी ही आसानी से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यानी अगर इस हैलो अल्केन की रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हैलो अल्केन की रिएक्टिविटी उतनी हाई होगी और हमें प्रोडक्ट उतना जल्दी मिलेगा। और आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। 3 डिग्री यानी कार्बन के साथ 3 मेथल ग्रुप जुड़े हों, तो ऐसे कार्बोकेटायन को कहा जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम होती है 1 डिग्री की। यानी अगर SN1 मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, कि स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए जिससे न्यूक्लियोफाइल उस पर आसानी से अटैक कर सके और हमें प्रोडक्ट मिले। तो अगर हमें रिएक्टिविटी की बात करनी हो टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज़्म तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायंस होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम कौन रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री। अब अगर इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो डिपेंड करेगा स्टेप 1 पे, क्योंकि जो स्टेप 1 है वो स्लो है और जो स्टेप 2 है वो क्या है, फास्ट है। स्टेप 1 में हमें एनर्जी दे के बॉन्ड को ब्रेक करनी है, यानी स्टेप 1 होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन स्टेप 2 में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन चुका है, कार्बोकेटायन के बनते ही न्यूक्लियोफाइल इससे तुरंत जुड़ेगा, और जो स्टेप 2 होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। तो जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी उसी स्टेप से हमें रिएक्शन के रेट का पता चलता है। तो अगर स्टेप 1 स्लो है और उसी से हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल रहा है तो स्टेप 1 में कौन सा मॉलिक्यूल है, सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, या हम ये कह सकते हैं कि स्टेप 1 में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। इसीलिए इस मैकेनिज़्म को कहा जा रहा है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का क्या मतलब हो गया, ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, उस रिएक्शन को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और हमें क्या मिलता है, कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। चूँकि रिएक्शन कितना फास्ट होगा ये डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है, इसीलिए SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे फास्टर देंगे, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है जो कि प्लेनर होता है। प्लेनर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। अगर इसको देखा जाए तो क्या है, मिरर इमेज है ना, अगर यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए तो हमें इसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिलेगा। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। अब अगर बात करें SN2 मैकेनिज्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर का ये मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर एक हैलो अल्केन है जिसका हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराना है। तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके कार्बन पर अटैक करता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद हेलोजन एज ए लिविंग आयन बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा एक फाइनल प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। जैसे ये है कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड थी वो धीरे धीरे ब्रेक होनी शुरू होगी और हेलोजन एज ए लिविंग आयन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन इस तरफ झुके हुए थे वो किस तरफ चले जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। इसे मान लीजिए ये है आपका हैलो अल्केन, यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले तो सीधे होंगे उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। यानी हैलो अल्केन का जो पहले स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद उसका इनवर्स स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
पहले हाइड्रोजन कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में। यानी जो हेलो अल्केन लिया गया था न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्स हो गई है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसमें होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे बैक साइड से अटैक करता है, हाइड्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। ये पूरा रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में होता है और उस एक स्टेप में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जा रहा है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये ध्यान दें कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे कब आसानी से अटैक कर पाएगा, तो कार्बन के साथ अगर स्मॉल ग्रुप्स जुड़े हैं तब तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके आसानी से अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है जैसे CH3, अगर कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा, OH- को रिपेल करेगा। 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो और ज़्यादा रिपल्शन होगा और 3 जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। यानी अगर OH- को बैक से अटैक करना है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होने चाहिए या उसी की तरह कोई स्मॉल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो अगर SN2 मैकेनिज़्म में हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो जो 1 डिग्री हेलो अल्केन्स होंगे वो सबसे फास्टर SN2 मैकेनिज़्म देंगे, उसके बाद 2 डिग्री हेलो अल्केन्स और सबसे कम 3 डिग्री हेलो अल्केन्स। जाहिर सी बात है कार्बन के साथ जितने स्मॉल ग्रुप जुड़े होंगे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से उतनी आसानी से अटैक कर पाएगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा या फिर SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, जो हेलो अल्केन है वो कैसा है। अगर हेलो अल्केन 1 डिग्री हेलो अल्केन है यानी स्मॉलर ग्रुप जुड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है तो जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, SN2 होगा। लेकिन अगर हेलो अल्केन 3 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हेलो अल्केन का कार्बन अगर 1 डिग्री कार्बन है तो SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैक साइड से अटैक कर सकता है। अगर हेलो अल्केन का कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो वो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, पहले ब्रोमीन बाहर निकलेगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर 2 डिग्री कार्बन का केस आ रहा है जैसे ये कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं यानी ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं यानी कैसा है, सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स की बात हो रही है तो वाइनिलिक हैलाइड्स और बेंजीलिक हैलाइड्स के केस में SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा क्योंकि ब्रोमीन के निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएंगे और अगर स्टेबल हो जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स में वाइनिलिक या बेंजीलिक सिस्टम नहीं पाया जाता तो वो SN2 मैकेनिज़्म को भी फॉलो कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, चाहे SN1 मैकेनिज़्म हो चाहे SN2 मैकेनिज़्म हो, अगर हैलोजन का लिविंग नेचर अच्छा है तो इससे भी अल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम कंपेयर करें अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल क्लोराइड में, तो अल्किल आयोडाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हाई होगी क्योंकि आयोडीन का लिविंग नेचर सबसे अच्छा है, उसके बाद ब्रोमीन का और सबसे लास्ट में क्लोरीन का। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सम स्टीरियोकेमिकल टर्म्स और एलिमिनेशन रिएक्शन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।